हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ टेडी वाघमोड़े, आपके थर्मोडायनेमिक सेशन में स्वागत है। वेलकम। तो लास्ट टाइम हमने पूरा इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होती है, वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी कब बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी कब घटती है, चेंज इंटरनल एनर्जी का कैसे निकालते हैं, वो सब बातें लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज का जो स्पेशलाइजेशन है वो एंथैल्पीज के ऊपर है। ओके, और हमने कुछ इक्वेशन भी बनाए थे, जैसे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। मेन इक्वेशन था डेल्टा एन, हम सॉलिड और गैस के लिए, सॉरी सॉलिड और लिक्विड के लिए लेंगे तो फिर वहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है वॉल्यूम का, तो वहाँ पे आप डेल्टा एन की वैल्यू 0 पट कर दीजिए, तो ऑलवेज आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू आएगा फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। बट गैस के लिए आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा गैस के नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल माइनस गैस के रिएक्टेंट के अंदर कितने मोल थे। तो वहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ज़्यादा था डेल्टा यू से, डेल्टा एन की वैल्यू कम है मतलब नेगेटिव है तो वहाँ पे आपका डेल्टा यू ज़्यादा था डेल्टा एच से, और दोनों की मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो गैस मोल थे वही आपके रिएक्टेंट के अंदर है, तो आपका डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाता है। ठीक है, यस। और एक्सपांशन होता है तो डब्ल्यू नेगेटिव, कंप्रेंशन होता है तो डब्ल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी आज का हेडिंग है हमारा एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग डालना है एंथैल्पीज ऑफ, हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल थर्मोडायनेमिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो यस, हेडिंग है हमारा एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो अभी एंथैल्पीज मतलब क्या, बोलो एंथैल्पी मतलब क्या, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या। यस, एंथैल्पीज मतलब क्या होता है कि एक हीट एक कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी किया जाए तो वो हीट को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। यस, एंथैल्पी तो सुना ही होगा नाम इसके पहले। ठीक है, क्यूपी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी को ऐसा भी बोला जाता है, एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको कई लोग क्यूपी या कैपिटल क्यूपी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एंथैल्पी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो इसका इक्वेशन भी हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में करेंगे क्या बच्चों लोग, कि जहां पे आपकी स्टेट चेंज हो जाती है, जहां पे आपकी क्या चेंज हो जाती है बच्चों लोग, स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज होना मतलब क्या, वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, या गैस से लिक्विड में आ रहा है, या लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो यहाँ पे आपकी फेज चेंज हो गई बच्चों लोग। तो ये फेज चेंज होते टाइम उसने कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की या कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज की, समझ रहे। तो हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में क्या देखेंगे, यदि एक फेज में से कोई कंपाउंड दूसरी फेज के अंदर जा रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, समझ रहे, एक फेज में से कंपाउंड दूसरी फेज में जा रहा है और वहां पे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे बहुत सिंपल है, यस, वन फेज ऑफ सब्सटेंस, एक फेज के अंदर एक सब्सटेंस है, वन फेज ऑफ सब्सटेंस, यस, एक फेज में से सब्सटेंस कहा जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यस, इज कन्वर्टेड इनटू अदर फेज, कोई भी हो सकती हो, दूसरी फेज कोई भी हो सकती है, अदर बोलो या अनदर बोलो। ओके, अनदर
अनदर फेज। ओके, दूसरी फेज के अंदर वो ट्रांसफर हो रहा है और वहां पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है रे बच्चों लोग, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे आप एक फेज में से कंपाउंड कन्वर्ट कर रहे दूसरी फेज के अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और आप वहां पे कितना चेंज देख रहे हैं, फिर हीट का चेंज क्या है, मतलब वो आपकी हीट रिलीज हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है। तो यहां पे हमें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन मतलब क्या, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ओके, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। यस, तो हमारे पास क्या क्या है बच्चों लोग, विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट ना यहां पे विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब वाटर है, सॉलिड है, आइस है, वो लिक्विड के अंदर जा रहा है, H2O है वहां पे आपकी खाली फेज चेंज हुई है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यस, तो वहां पे आप जो चेंज देख रहे थे वहां पे कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि वाटर का अल्कोहल बन गया है, यस, या वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको फेज ट्रांजिशन में बिल्कुल ध्यान में रखना है, केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं करना है, फेज ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एंथैल्पी का फेज ट्रांजिशन हम देखने वाले बच्चों लोग, वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके, तो हीडिंग डालना है बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बहुत सारे लोग इसके अंदर गड़बड़ क्यों कर देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहां पे हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को सिंबल लगाना है। तो यहां पे आप डेल्टा एच, डेल्टा फ्यूज FUS और एंथैल्पी का H, या तो आप ऐसा यूज करो, नहीं तो डेल्टा H FUS ऐसा यूज करो, ठीक है। तो या तो ऐसा यूज करो, नहीं तो ऐसा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब क्या बच्चों लोग, कि कोई एक सॉलिड है, एक मोल सॉलिड लेना है आपको। सबसे पहले आपको कंपाउंड को स्पेसिफाई करना है, कितना लेना है आपको कंपाउंड को, एक मोल। क्या लेना है, सॉलिड लेना है, एक मोल सॉलिड आपको लेना है और उसको हीट करते रहना है। अभी एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको हीट करते रहो और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो फिर वहां पे आपको एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ओके, टेम्परेचर वहां पे चेंज नहीं करना है और हीट यहां पे आपको सप्लाई करना है, किसके लिए, जिसका फेज ट्रांजिशन होने के लिए, मतलब स्टेट चेंज होने के लिए। फेज ट्रांजिशन मतलब स्टेट का चेंज होना विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा है, एंथैल्पी चेंज। यहां पे आपको एक एंथैल्पी का चेंज देखना है, ओके। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड converted into liquid at constant temperature and pressure, okay, when one mole of solid is converted into liquid at constant temperature and pressure, yes, तो यहां पे जो हीट आपको देनी पड़ रही है, ओके, यहां पे आपको जो हीट चाहिए उस हीट को आपको क्या बोलना है, ओके, यहां पे आप बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज during when 1 mole of solid is converted into liquid at constant temperature and pressure is called as
is called as enthalpy of fusion. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यस सिंपल है बहुत। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब क्या कि यहाँ पे आपको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर को देखना है और 1 मोल सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे H2O है, H2O आइस सॉलिड, ठीक है। इसको आप H2O लिक्विड के अंदर, अभी ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, यहाँ पे 1, ओके। तो यहाँ पे 1 मोल H2O ही बनेगा, बट वो लिक्विड बनेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों लोग, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो एंथैल्पी का जो चेंज है वो आपको +6 किलो जूल पर मोल मिलेगा एट कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो क्या करेगा कि H2O सॉलिड 6 किलो जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड बनेगा कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। समझ रहे? तो यहां पे भी आपकी एक फेज चेंज हो रही है। और आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं H2O लिक्विड का, यदि आप H2O वेपर बनाएंगे, H2O लिक्विड का H2O वेपर बनाएंगे, तो यहां पे उसको आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलना है। अभी इसको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देख रहे हैं, इसलिए हमें पहले तो सॉलिड लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको ही हमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलना है, ठीक है। यस बच्चों लोग, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसके वाइस वर्सा आप जब करेंगे बच्चों लोग, इसके वाइस वर्सा H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड, तो ये आपकी वैल्यू रिवर्स करेंगे। यस, इसको एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग बोलना है। इसको क्या बोलना है? ये जो है एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। दिस एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग और दिस एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यस, तो यहां पे दो डेफिनेशन क्लियर हुई, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है, और दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कर रहे हैं, ठीक है। यस, क्लियर है डेफिनेशन एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हेडिंग डालना है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं एंथैल्पी ऑफ enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization। वेपोराइजेशन मतलब क्या रे, वहां पे आपके वेपर बनने वाले अभी, ओके। तो इसको मैं डिनोट करता हूं डेल्टा VAPH, या इसको मैं ऐसा डिनोट करता हूं डेल्टा HVAP, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर क्या है कि आपको एंथैल्पी का चेंज देखना है, एंथैल्पी का चेंज देखना है, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी मतलब हीट, एंथैल्पी चेंज, ओके। कब देखना है ये चेंज? जब आपका ड्यूरिंग 1 मोल लिक्विड, ओके, 1 मोल जो लिक्विड है बच्चों लोग वो कहां जा रहा है, ओके, 1 मोल लिक्विड कहां जा रहा है? यस, 1 मोल लिक्विड, यस, कन्वर्टेड इनटू गैस या वेपर, बोलो वेपर एट constant temperature and pressure,
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको ये सब करना है, ओके, विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। तो यहां पे आप एक रिएक्शन भी देख सकते हैं, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड 1 मोल ले रहे, इसका सीधा सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं आप किसके अंदर, H2O गैस, H2O गैस। तो यहां पे डेल्टा H वेपराइजेशन, तो यहां पे आप H2O लिक्विड का H2O गैस के अंदर यदि कन्वर्जन कर रहे हैं, ओके, तो आपको यहां पे जो हीट गेन करनी है तो वो है 40 प्लस 40 किलो जूल पर मोल, प्लस है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। और ये जो सब कर रहे हैं बच्चों लोग, ये एट 100 डिग्री सेल्सियस को कर रहे हैं। कौन से डिग्री सेल्सियस को कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को H2O लिक्विड H2O गैस में जाने के लिए 40 किलो जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और स्टेट चेंज हो जाएगी वही टाइम पे, ओके। और यदि आप यहां पे वाइस वर्सा करेंगे, या आप यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन, सेम, दिस इज द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सेम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे आप यदि करेंगे, सेम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ही, यहां पे आप खाली एट कम टेम्परेचर पे कर रहे, 25 रूम टेम्परेचर स्पेसिफाई कर देता हूं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को कर रहे, तो लोअर टेम्परेचर को उसको लिक्विड टू गैस जाना है, लोअर टेम्परेचर को, तो एनर्जी क्या करेगा, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, यस। और हायर टेम्परेचर को आप यदि उसका फेज ट्रांजिशन कर रहे तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा। फंडा एकदम क्लियर रखो, यस। लोअर टेम्परेचर को उसको स्टेट को चेंज करना है तो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो, यस, क्लियर है। फंडा एकदम क्लियर रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 44 किलो जूल पर मोल और 100 डिग्री सेल्सियस को 40 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा वो लिक्विड गैस में जाने के लिए, यस, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है, यस। तो अभी यहां पे हम बात करेंगे बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसके बाद आपको हेडिंग डालना है बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कंप्लीट करेंगे पहले, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मैं रब कर देता हूं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं, यस। तो नेक्स्ट है यस, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बाद आपको हेडिंग डालना है एंथैल्पी ऑफ आपका कंडेंसेशन, ओके। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन मतलब क्या, ठीक है। तो हेडिंग डालना है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अभी कंडेंसेशन में आपको मालूम है बच्चों लोग, वहां पे आपका गैस का लिक्विड में या लिक्विड का सॉलिड में, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। तो एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन में क्या बोलेंगे कि यदि आपका कोई H2O गैस है या वेपर बोलो इसको, ओके, और वो सीधा जा रहा है आपका H2O लिक्विड में, H2O लिक्विड में जा रहा है, तो यहां पे आपको जो एंथैल्पी का चेंज मिलेगा उसको बोलना है एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। और यहां पे आप देखो गैस टू लिक्विड है तो एनर्जी को बाहर जाना है, यस। और वो कितना, यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ये रिवर्स प्रोसेस है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि गैस, लिक्विड टू गैस,
ओके प्लस है, तो यहाँ पे गैस टू लिक्विड माइनस आएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ओके गैस मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे तो एनर्जी को रिलीज होना है यार। ओके गैस मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा कि नहीं? यस बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, -40 किलोजूल पर मोल। और कौन से टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। यही बात आप करेंगे, यही बात आप 25 डिग्री सेल्सियस के लिए बोल सकते हैं बच्चे लोग, कोई बात नहीं। यस तो यहां पे आप 25 डिग्री सेल्सियस के लिए भी लिख सकते हैं सेम, H2O गैस का H2O लिक्विड बनना, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू यहां पे -44 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है यस तो हमें हीट यहां पे सप्लाई करनी पड़ रही है, कितनी? 40 किलोजूल की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। और यहां पे आपका 1 मोल का गैस से 1 मोल लिक्विड जाने में इतनी एनर्जी बाहर जा रही है। ठीक है और प्रेशर और टेम्परेचर को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसलिए इस हीट को हम एंथैल्पी बोल रहे हैं। ठीक है यस एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन क्लियर है। अभी नेक्स्ट पॉइंट डालना है बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बोलो अभी सब्लिमेशन नाम तो सबने सुना होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन नाम सबने सुना होगा बच्चों लोग। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है? यस कि आपका सॉलिड कंपाउंड डायरेक्टली कहा जा रहा है, गैस में जा रहा है। कोई भी 1 मोल सॉलिड यदि डायरेक्टली गैस के अंदर जा रहा है तो वहां पे आपको एंथैल्पी ऑफ क्या बोलना है? सब्लिमेशन बोलना है। तो यहां पे हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के अंदर क्या बोल सकते हैं कि आपका एंथैल्पी, यहां पे एंथैल्पी का चेंज देखना है हमें, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी मतलब हीट का चेंज, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल सॉलिड, 1 मोल सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, okay, without changing its chemical composition, without change its chemical composition, केमिकल कंपोजिशन एनी हाउ चेंज नहीं करना है। ओके टेम्परेचर और प्रेशर, ये बात आपकी, टेम्परेचर तो चेंज नहीं करना है, प्रेशर को तो बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। ठीक है और वहां पे केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे आप सीधा एक H2O सॉलिड मतलब आइस का सीधा आप H2O वेपर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एंथैल्पी का जो चेंज है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ओके वो आप देखेंगे कि अभी सॉलिड टू वेपर जाना है तो वहां पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा मतलब हमें प्लस साइन लगाना पड़ेगा। तो लगभग 51.08 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पे क्या बात है बच्चों लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या वेपर के अंदर जा रहा है, वहां पे वो लिक्विड स्टेट के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है बच्चों लोग, बट वो स्टेट वहां पे ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि ज्यादा हीट आ रही है। तो ड्यू टू दिस हीट वो लिक्विड स्टेट तुरंत ट्रांसफर हो जाती है बच्चों लोग आपकी गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में, वहां पे उसको रुकना मना है बच्चों लोग। ओके वहां पे उसका रुकना क्या है, मना है, समझ रहे हैं? यस तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के अंदर आपको करना क्या है बच्चों लोग कि आपका जो लिक्विड है, मतलब मान के चलो कि अभी ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी।
कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर, ये जो चेंज है आपको दो स्टेट के अंदर मिलेगा। जैसे कि क्या, पहले तो आपका मेल्टिंग मतलब फ्यूजन, मेल्टिंग मतलब क्या, फ्यूजन मतलब आपकी ये जो रिएक्शन है वो दो स्टेट में कंप्लीट हो जाएगी। पहले तो आपका मेल्टिंग, इसको आप फ्यूजन बोल सकते हैं, यस, H2O सॉलिड का H2O लिक्विड के अंदर जाना। तो बोलो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी ऑफ यस फ्यूजन, तो यहां पे आप 0 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो यहां पे आपका 6 किलो जूल इतना एनर्जी क्या हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था। यस यस बच्चों लोग, 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना ही हुआ था, ओके। और यहां पे आप H2O लिक्विड टू आपका H2O वेपर, यहां पे आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो कितना था, 44 के आसपास था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ओके। लिक्विड टू, यस हमारे पास है तो यस 44 के आसपास है, लिक्विड टू गैस 44 के आसपास है, यस। तो यहां पे आप देखेंगे बच्चों लोग 44 या 45 के आसपास है, ठीक है, 44 45 के आसपास है। तो यहां पे आपको जो एनर्जी मिल रही है लगभग 45 के आसपास है, ठीक है, यहां पे 45 है, तो यहां पे 51 पॉइंट, ये पॉइंट में कुछ 0.08 किलो जूल, यस। तो हमें यहां पे समझना क्या है बच्चों लोग, ये जो दोनों एनर्जी हमें ऐड करनी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ आपकी वेपराइजेशन इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मार्क करो इसको, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, क्या, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है, यस। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों लोग। आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको बीच में जो लिक्विड स्टेट है वो बन नहीं रही है, वो बन रही है बच्चों लोग, बहुत टाइम के लिए, वो बहुत कम टाइम के लिए वहां पे रुकती है, वो तुरंत आपकी किसके अंदर जाती है, गैस के अंदर जाती है, यस। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का फॉर्मूला एकदम क्लियर है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे करना है, 1 मोल आपका स्टार्टिंग मटेरियल बिल्कुल लेना है। आपको ऐसा भी पूछा जाएगा बच्चों लोग, कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी होता है, बता दो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, ओके। एक आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बता देता हूं, आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बता देता हूं, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ओके। देखो यहां पे आप क्वेश्चन कैसे आएगा, मान के चलो कि आपको ऐसा आएगा 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम आइस इज कन्वर्टेड इनटू गैस, या आपका 9 ग्राम H2O liquid is converted into gas at constant temperature and pressure. Calculate enthalpy of vaporization. अभी आप बोलेंगे कि सर ये सब वैल्यू हमें रट्टा मार के रखनी है क्या, बिल्कुल नहीं रट्टा मारना है। आप पे, आप यदि बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये वैल्यू, क्योंकि आपको यदि डायरेक्टली एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो आपको ये लिखना पड़ेगा एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे एक एग्जांपल देना पड़ेगा, वहां पे डेल्टा एच कितना है, कितने टेम्परेचर पे, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बट एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये वैल्यू आप नहीं रखेंगे या तो भी चलेगा,
क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछा जाएगा बच्चों लोग, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। 9 ग्राम H2O लिक्विड है, वो कन्वर्ट कर रहे गैस के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को, जो एक टेम्परेचर है वो फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, और वहां पे आपको कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। देखो अभी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पूछा है, तो हमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको एकदम गौर से देखेंगे कि आपको 1 मोल लेना है कोई भी कंपाउंड, यहाँ पे H2 है तो 1 मोल H2O लेंगे, और 1 मोल H2O के अंदर जो चेंज आ रहा है एंथैल्पी का, वो चेंज आपका हो जाएगा बच्चों लोग एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे आप मोल निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे 9 ग्राम है, 9 ग्राम मतलब क्या, 9 डिवाइड बाय 18, 18 इज द मोलार मास, यहाँ पे 0.5 मोल वाटर लिक्विड है, उसके लिए जो हीट है वो कितनी है, यस 9 ग्राम ऑफ, हाँ अभी यहाँ पे जो एंथैल्पी है 9 ग्राम के लिए एंथैल्पी आपको दी है, एंथैल्पी यहाँ पे जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी 9 ग्राम के लिए एंथैल्पी आपको मान के चलो कि कुछ 20 किलो जूल के आसपास दिए। 9 ग्राम के लिए एंथैल्पी आपको 20 किलो जूल के आसपास दिए, और आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पूछा है, तो आपको पता है ना बच्चों लोग 0.5 मोल वाटर के लिए आपको एंथैल्पी देके रखी है कितना, 20 किलो जूल, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर लिक्विड, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, तो हमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल के लिए निकालना होता है, तो यहाँ पे 1 मोल लिख देता हूं, और उसके लिए आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो ये, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों लोग, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे आपका 20 इंटू यहाँ पे आपका 20 डिवाइड बाय 0.5, तो 1/2 हो जाएगा, ये 40 के आसपास आएगा, यस। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगी बच्चों लोग 40। समझ रहे हैं बच्चों लोग, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, एक ट्रेलर दिखाया मैंने आपको, ओके। तो आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कर सकते हैं, वेपोराइजेशन कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं यार, ठीक है। आपको खाली मोल को समझना पड़ेगा, मोल को समझना पड़ेगा कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या कोई भी एंथैल्पी आपको 1 मोल के पीछे ही लेना है, ठीक है। यदि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, तो आपको वो जो कंपाउंड है उसको 1 मोल पक्का लेके रखना है, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम में आधा मोल के लिए एंथैल्पी दी जाएगी, 2 मोल के लिए एंथैल्पी दी जाएगी, 100 मोल के लिए एंथैल्पी दी जाएगी, आपको कितने भी मोल के लिए एंथैल्पी दे सकते हैं, और आपको एंथैल्पी ऑफ 1 मोल के लिए निकलना होता है, मतलब वो आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग हो सकता है। समझ रहे, यस, फंडा एकदम क्लियर है। हाँ, तो अभी यहां पे हमें समझना क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, चलो मेरे साथ, एंथैल्पी ऑफ, मान के चलो कि अभी आपको एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक और मॉलिक्यूल चेंज आपको देखना है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। तो यहां पे मेरा हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक, ये फेज ट्रांजिशन थे, ठीक है आपके। अभी हेडिंग डालना है बच्चों लोग, एंथैल्पीज ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज, ओके, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज। तो यहां पे देखो बहुत सीधा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर चेंज के अंदर क्या है, आप कोई एक एटम है, मान के चलो कि आपके पास कोई एक एटम है, पहले यहां पे पहला डेफिनेशन यहां पे क्लियर कर देता हूं यहां पे कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है बच्चों का।
तो यहाँ पे डेल्टा एच आयोनाइज एच, या तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं डेल्टा एच आयोनाइज। ओके, देखो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको एंथैल्पी का चेंज देखना है। किसके लिए बच्चों लोग? एटम से आयन बनाना है आपको, एटम से आपको आयन बनाना है। अभी आपको यहां पे दो बातें समझनी पड़ेगी कि एटम से आयन बनाना है, तो वो जो एटम है बच्चों लोग, मान के चलो कि यहां पे आपका सोडियम है, यहां पे आपका सोडियम है, और ये सोडियम तो अभी सॉलिड स्टेट में, यस, तो सॉलिड स्टेट से उसको कहां लेके जाना है? वेपर स्टेट में, मतलब गैस स्टेट में। तो उसके लिए हो जाएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यस, कि जो आपकी यहां पे एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब वहां पे हीट एब्जॉर्ब किए, डेल्टा एच नेगेटिव इसका मतलब वहां पे हीट रिलीज हुई है। ओके, तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया। अभी आपके पास सोडियम वेपर बनाए, आपके पास सोडियम वेपर बनाए, यस, अरे अभी इस वेपर को आप एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए। तो वहां पे आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सोडियम वेपर के अंदर, किसके लिए? उसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। क्यों लॉस करना है? क्योंकि उसका आयन फॉर्म बनाना है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि आयन बन गए ना। आयन बनने के लिए आपने इस यहां पे एनर्जी सप्लाई की। किसको सप्लाई की? वेपर को, गैस को, एक मोल को, समझ रहे? तो यहां पे लगभग 494 किलोजूल के आसपास इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। 494 किलोजूल एक मोल के पीछे एनर्जी लगभग एब्जॉर्ब हो जाती है, 494। ओके, एक मोल के पीछे, एक मोल सोडियम गैस को आपको 494 किलो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपका एक मोल गैस, आपका एक मोल सोडियम आयन बनेगा बच्चों लोग, और यहां पे एक मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। समझ रहे? तो यहां पे आपका, ये भी आपका वेपर मतलब गैस है, और ये भी आपका गैस ही है। आयन ये फॉर्म गैस के अंदर है, यस। तो यहां पे आपका एक मोल इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, यस। तो एंथैल्पी ऑफ, यहां पे आयन बन गए, ये आयंस बन गया। अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन बन गए। अभी इलेक्ट्रॉन गेन करके भी आयन बन सकता है ना यार? बन सकता है कि नहीं? मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन बनेंगे, नॉन मेटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बनेंगे। तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करना था, इसलिए एनर्जी देना पड़ा। अभी इलेक्ट्रॉन को गेन होना है, तो आपका क्या रहेगा बच्चों लोग? एनर्जी लॉस रहेगा। किसके अंदर देखा है? पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्या नाम है रे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस। तो इसके अंदर आपकी दो टर्मिनोलॉजी बनेगी, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए और दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन के लिए। समझ रहे? एक तो पहली इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए और दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन के लिए क्या नाम है? एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंथैल्पी ऑफ गेन। यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ये सेकंड डेफिनेशन है, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, यस। एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ओके, या इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये नाम ज्यादा फेमस है, ठीक है। और इसको हम डेल्टा एच Eg से रिप्रेजेंट करेंगे। E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन। E फॉर नॉट एग्जाम्पल, हाँ, E फॉर इलेक्ट्रॉन, G फॉर गेन। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे, यस। तो ये सिंबल हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो अभी यहां पे एंथैल्पी मतलब एनर्जी का चेंज देखने वाले। तो अभी यहां पे आपका जो है Cl, वो आपको गैस फॉर्म में लेना है, सेल एटम, और वहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका सेल माइनस बनेगा, कौन से फॉर्म में? गैस फॉर्म में। यहां पे जो एनर्जी रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते टाइम ये क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी जैसे, इलेक्ट्रॉन जैसे उसके सेल के अंदर ऐड होता है, उसी टाइम एक अमाउंट की एनर्जी बाहर जाती है। और वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं बच्चों लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और रिलीज हुई है, इसलिए कौन सा साइन लगाएंगे बच्चों लोग?
नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका लगभग लगभग -349 किलो जूल एक मोल के पीछे इतनी एनर्जी रिलीज होती है। एक मोल Cl एटम गैस स्टेट में यदि एक मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है बच्चों लोग, तो वहां पे आपको एक मोल Cl माइनस और ये प्रोसेस होते टाइम 349 किलो जूल अमाउंट की एनर्जी बाहर जाती है बच्चों लोग एक मोल के पीछे। यस, और दिस यहां पे आपका अनायन बना है भाई, यहां पे भी आपका आयंस बना है बट अनायन है। यहां पे आपका क्या था, कैटायन था, यहां पे आपका कैटायन था। यस, यहां पे आपका अनायन है। क्लियर है बच्चों लोग? यस। तो अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बहुत सारा बोल सकते हैं बच्चों लोग, पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको हमने बहुत सारा वर्कआउट किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले इलेक्ट्रॉन घेतले, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहला ही इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है नॉन मेटल के लिए, तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। बट यदि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वहां पे एनर्जी को देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना होता है वहां पे, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ज्यादा पॉजिटिव होती है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होती है फॉर नॉन मेटल। ओके, तो यस, फंडा क्लियर है, फंडा क्लियर है। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन यहां पे क्लियर करेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो नाम डालना है बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब क्या बच्चों लोग, यहां पे आपका एटम बनना है अभी। ओके, इसको हम बोलेंगे डेल्टा एटम H, या इसको हम बोलेंगे डेल्टा H एटम। ठीक है, तो कोई भी सिंबल एक लगाओ। ठीक है, ये आपका मोस्ट ऑफ द बुक में ये मिलेगा। ठीक है, यस। तो आपको अभी एटम बनाना है बच्चों लोग। तो एटम आप कैसे बोल सकते हैं कि यहां पे आपका डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल गैस, यहां पे डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस है आपका। 1 मोल गैस कोई भी हो सकता है, 1 मोल गैस CH4 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, H2 हो सकता है, O2 हो सकता है, कोई भी 1 मोल गैस। और उस 1 मोल गैस को आपको तोड़ना है, उसके एटम को सेपरेट करना है, और जो एनर्जी आप दे रहे एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को, उस एनर्जी को आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलना है। समझ रहे? डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस। ओके, जो गैसेस सब्सटेंस है बच्चों लोग, कोई भी हो सकता है, आपका हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और वो कहां जा रहे हैं, वो गैसेस सब्सटेंस कहां जा रहे हैं, इनटू एटम्स। वो कहां जा रहे हैं बच्चों लोग, एटम्स के अंदर जा रहे हैं। और वहां पे जो एंथैल्पी है, वहां पे जो एंथैल्पी इनटू एटम्स, in this enthalpy is called as, बोलो, is called as enthalpy of atomization। इसको आपको क्या बोलना है बच्चों लोग, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलना है। ओके, एक एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको समझ में आएगा। मान के चलो कि आपके पास कोई क्लोरीन गैस है। अभी क्लोरीन गैस है मतलब डायटोमिक यार, गैस स्टेट में हम उसको ले रहे। अभी यहां पे सेल के बीच बॉन्ड है कि नहीं, उसको तोड़े बिना तो एटम बन नहीं सकता। तो चलो अभी इसको तोड़ दिया, अभी एनर्जी को सप्लाई किया, इसको तोड़ दिया, तो एटम सेपरेट हो गया भाई। और एटम भी यहां पे कौन सी जिंदगी जीने लगा, एक गैस स्टेट की जिंदगी जीने लगा। तो यहां पे बच्चों लोग हम जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, वहां पे आपका क्लोरीन गैस का बॉन्ड तोड़ने के लिए लगभग, और बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा ध्यान में रखो, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी लगती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मतलब आपको ऑलवेज देना पड़ेगा बच्चों लोग। तो यहां पे आप जब देखेंगे बच्चों लोग, तो लगभग यहां पे 242 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ती है हमें 1 मोल क्लोरीन गैस को तोड़ना है। तो इसका मतलब हमने 2 एटम बनाए, यहां पे 2 मोल एटम बनाए, 1 मोल हमने गैस लिया था, 1 मोल गैस फिक्स है, ये बात फिक्स है। यहां पे हमारी कोई भी कहानी हो सकती है। यहां पे 1 मोल फिक्स है, यहां पे 1 मोल CH4 लेंगे तो यहां पे 5 मोल एटम बनेंगे, 1 मोल कार्बन, 4 मोल हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है।
कोई भी एक मोल कंपाउंड ले लो गैसेस फॉर्म में, उसकी स्टेट चेंज करना है आपको, उसको फाइनली गैस में लेके आना है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपको पूछा जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कितना है, तो आपको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन सोडियम का पूछा है, तो आपको एंथैल्पी सॉलिड, सोडियम तो सॉलिड में होता है, तो सॉलिड टू आपको गैस, ये एंथैल्पी आपको अलग से लेनी पड़ेगी और आपको यहां से आगे कहानी चालू करनी पड़ेगी, यहां से आगे कहानी चालू करनी पड़ेगी। और ये जो एंथैल्पी है उसको ही आपको एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोलना है। आप बोलेंगे सर सोडियम सॉलिड टू सोडियम प्लस, इसको हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आपको उसी को बोलना है आपका आयन स्टेट, और आपका आयन स्टेट से पहले जो स्टेट है वो गैस स्टेट ही होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सॉलिड तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा यार, एनर्जी दी और वो सॉलिड फॉर्म में था और उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको एनर्जी दी तो पहले वो स्टेट चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, और फिर उस गैस को आप एनर्जी दे रहे और फिर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। बात को समझो, बात को समझो। यस, तो यदि सोडियम सॉलिड टू डायरेक्ट प्लस है तो वहां पे आपका सब्लिमेशन की एनर्जी प्लस आयनाइजेशन की एनर्जी, टोटल एनर्जी आपको यहां पे यदि दी जाती है, टोटल एनर्जी यदि दी जाती है और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी निकलना होगा वहां पे, ठीक है। तो यस, अभी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन वर्कआउट करके देता हूं, पता चलेगा आपको, ठीक है। यस, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एकदम क्लियर है। इसका दूसरा एग्जांपल दे दो फिर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आई होगी बच्चों लोग। इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन को जब भी लॉस करना होता है तो वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे यदि आप 1 मोल CH4 ले रहे हैं बच्चों लोग, 1 मोल, इसका दूसरा एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, हाँ, यहाँ पे मैं इसका दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। 1 मोल CH4 गैस, इसको अब मैं एनर्जी दे रहा हूं टूटने के लिए। अभी यहाँ पे आपको जब टूटेगा तो यहाँ पे कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम बनेंगे, तो यहां पे आपको 5 मोल्स एटम बने, 5 मोल एटम बने। यस, अभी ये जो 5 मोल एटम है बच्चों लोग, इसका अभी यहां पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग, हमें यहां पे 4 बॉन्ड तोड़ने, हमें यहां पे एटम तो 5 बन रहे बट आपको एटम 4 मोल तोड़ने हैं, क्योंकि 1 मोल से CH4 को लिया है। तो ये 1 मोल टूटा, 1 टूटा, 1 टूटा, 1 टूटा, 4 मोल एटम, आपको 4 मोल बॉन्ड तोड़ने, 1 मोल हमने गैस लिया। तो टोटल जो एंथैल्पी है यहां पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो लगभग 1660 किलो जूल के आसपास है, ठीक है। तो आपको ऐसा भी बोला जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना है, मतलब 1 मोल गैस है, और आपको ऐसा दिया जाएगा कि CH बॉन्ड तोड़ने के लिए, CH बॉन्ड तोड़ने के लिए आपकी लगभग 415 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। CH4 के अंदर 1 मोल CH तोड़ने के लिए आपको 415 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ रही है। तो व्हाट इज द bond enthalpy? Yes, what is the enthalpy of atomization? What is the enthalpy of atomization? तो आपको एटमाइजेशन के अंदर पता होना चाहिए कि CH4 के अंदर 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड की उन्होंने देके रखी है 415, 415, 415, 415। यस, तो आपका 1 मोल CH4 बनेगा। यस, ये 1 मोल के लिए देके रखी है उन्होंने, 1 मोल CH बॉन्ड तोड़ने के लिए। यस, तो 1 मोल के लिए देख के रखिए, यहां पे 1 मोल, यहां पे 1 मोल, यहां पे 1 मोल, तो यहां पे आपको ये सब ऐड करना पड़ेगा और वो हो जाएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यस, आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों लोग ये बता रहा हूं आप, और यहां पे आप कंफ्यूज कहां पे नहीं होना है वो भी बता रहा हूं। ओके, दिस इज, और यहां पे ऐसा भी दे सकते हैं यार, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पे 0.5 मोल के लिए दे, तो यहां पे वो क्या आएगा 2, इसके आसपास आएगा। यस, वो आधा मोल CH बॉन्ड के लिए एंथैल्पी दे रहे,
और वो आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पूछ रहे हैं CH4 के लिए, तो आपको पता है यार, आपको 0.5 मोल के लिए 207 मोल किलोजूल, 1 किलोजूल देके रखिए, और आपको कितने मोल के लिए करना है, आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालना है CH4 का, कितने बॉन्ड है 1 मोल CH4 के अंदर, 4 बॉन्ड है, तो आपको 4 मोल के लिए करना है, या यहां पे आप समझ रहे ना, तो 4 मोल के लिए करना है, 4 मोल बॉन्ड, 4 मोल बॉन्ड, 4 मोल बॉन्ड मतलब 1 मोल CH4, ठीक है। तो यहां पे ये एनर्जी आएगी 1660 किलोजूल, समझ रहे। तो ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है और आपको निकलना क्या है, ओके। तो छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ट्रैप नहीं होना है बच्चों लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा